वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। धामी 2.0 का पहला बजट शाम को 4 बजे पेश होगा। आज से 20 जून तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। लगभग 41,000 करोड़ का बजट हो सकता है। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में पेश होगी और पहले ही दिन सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का हंगामा जारी है। तो विधायकों का हंगामा जो कांग्रेस का वो लगातार जारी है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। चाहे वो 4 धाम की यात्रा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष का हंगामा बरपा हुआ है। हालांकि पहले ही विपक्ष की तरफ से ये बात कही गई थी कि हंगामा होगा, कई मुद्दों को उठाया जाएगा। 20 जून तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलेगा और आज बजट पेश होगा। लगभग 41,000 करोड़ का बजट पेश हो सकता है। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में पेश होगी। पहले ही दिन सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। 4 बजे का वक्त है जब बजट पेश होना शुरू होगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, व्यापारियों को भी उम्मीदें हैं, पुरुषों को भी उम्मीदें हैं, युवाओं को रोजगार को लेकर उम्मीदें हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो पेंशन को लेकर हो या फिर अपने भविष्य को लेकर हो, उनको भी बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि अलग अलग वर्गों की उम्मीदें सरकार से जुड़ी हुई हैं। बजट में क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकलकर खास आएगा, ये 4 बजे के बाद ही पता चल पाएगा जब बजट सत्र शुरू होगा और आज ही बजट पेश किया जाना है। ये दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 20 जून तक बजट सत्र चलने वाला है। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज बजट पेश होगा, बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं। बिल्कुल, आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई से ठीक पहले जो गैरसैंण में सत्र नहीं कराए जाने को लेके जो है प्रदर्शन किया गया विधानसभा के अंदर, हमने देखा कि किस तरीके से सीढ़ियों पे विधायकों ने बैठ के इस बात को लेके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साफ तौर पे उनका कहना था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और ऐसे में गैरसैंण में सत्र कराने की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं दिख रही है भाजपा की, और ऐसे में कई तरह की बातें विपक्ष की तरफ से की गई। इसके बाद अगर हम देखें सदन की जो कार्यवाही है, 11 बजे जिस तरीके से शुरुआत हुई, प्रश्नकाल शुरू हुए और ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से तमाम जो सवाल किए गए, अगर हम कुछ सवालों का जिक्र कर ले, प्रीतम सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी तरफ से ये सवाल किया गया कि सत्ता पक्ष से सवाल किया गया कि 2017 से लेके अब तक कि कौन कौन से ऐसे पर्यटक स्थल हैं उत्तराखंड के अंदर, नए पर्यटक स्थल जिनको विकसित करने का काम उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किया है। तो ऐसे में जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देते हुए जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज ने ये बात कही कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत प्रदेश की सरकार काम कर रही है और ऐसे में हमारी जो योजना है हर जिले में एक पर्यटक स्थल को विकसित करने की है। इसी प्रकार से तमाम विधायकों के जो सवाल थे, खासतौर पे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से, और ऐसे में जिस तरीके से कई ऐसे सवाल जो हैं कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि कई विधायकों का जो है जो जल संचय को लेके भी सवाल था और ऐसे में कई सवाल ये भी देखे गए विधायकों की उनके क्षेत्रों से संबंधित जो जन मूलभूत की जो सवाल है वो भी उनकी तरफ से उठाया गया और ऐसे में सतपाल महाराज कहीं ना कहीं उनके जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए और ऐसे में जिस तरीके से यशपाल आर्या ने साफ तौर पे ये बात कही कि जो मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके निर्देश पे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि जवाबदेही के एक दिन पहले, जिन मंत्री का जवाब देने का दिन जो निर्धारण किया गया है उसके एक दिन पहले वो पूरी तैयारी करके आएँ, ताकि विधायकों के सवालों का जो जवाब है वो सही तरीके से दिया जा सके। इसी प्रकार से हमने देखा कि इस तरीके से बाढ़ के कई मामलों को उठाया गया कि किस तरीके से बाढ़ से फसलों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो ऐसे में हमने देखा कि कई विधायकों के जो सवाल थे वो उठाए गए और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो विधायक है तिलक राज बेहड़, उन्होंने साफ तौर पे जो किच्छा के
कोतवाल हैं उन पे जिस तरीके से उनकी तरफ से विधायक अपने ऊपर अभद्रता करने के जो आरोप लगाए गए, उसके सवाल पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, जवाब देते हुए कहा कि इसकी जांच कराई गई थी सीईओ की तरफ से, और विधायक का जो आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। और इस बात को लेके जिस तरीके से सदन के अंदर ज्ञानेंद्र, क्या विधायक जो लगता है है इस बजट से क्या हंगामा कुछ मिलने करते वाला हुए है किस नजर वर्ग आए, को? 20 पे पहुंच गए। ज्ञानेंद्र, क्या लगता है, क्योंकि हाल ही में चंपावत का उपचुनाव भी देखिए, जीता हंगामेदार जी सत्र बिल्कुल, हाल ही में चंपावत का उपचुनाव भी जीता है, तो बहुत सारी उम्मीदें लगभग हर वर्ग को हैं। तो क्या लगता है कि किस वर्ग को क्या मिल सकता है, क्योंकि लगभग सभी को उम्मीदें हैं धामी सरकार से? देखिए, 4 बजे बजट पेश होने वाला है और ऐसे में बहुत सारी जो उम्मीदें हैं राज्य की जनता को धामी की सरकार से, खासतौर पे देखा जाए बजट सत्र को लेके हमने देखा था, चाहे वो नैनीताल हो, देहरादून हो, जिस तरीके से एक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों से राय ली जा रही थी सरकार की तरफ से बजट को लेके, और ऐसे में तमाम प्रबुद्धजनों ने अपनी राय भी रखी है। खासतौर पर देखा जाए मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ये जिक्र किया कि इस बार का जो बजट रहने वाला है आम जन से जुड़ा हुआ बजट होगा, खासतौर पर रोजगार और जो पलायन को रोकने के लिए नए नए आयाम और योजनाओं को सरकार इसमें शामिल कर रही है। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस बजट से जो आम जन है उनमें जो महंगाई की मार झेल रही है उससे कुछ राहत मिलने की जो उम्मीद है वो नजर आ रही है। यानी कुल मिला के देखा जाए सभी तबकों को कहीं ना कहीं इस बजट में शामिल किया जाएगा, सबको राहत देने की जो बात है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो पिछली बार के मुताबिक 57,000 करोड़ का बजट जो पिछली बार था, संभवतः 63,000 करोड़ का जो संभावित बजट है इस वर्ष का वो रखा गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम गौर करें, कहीं ना कहीं जो राज्य का जो कर्ज है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ सरकार को बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरी जानकारी के लिए तो इंतजार करना होगा, क्योंकि 4 बजे शुरू होगा बजट, और धामी सरकार का जो बजट है उम्मीदें बहुत ज्यादा इसकी लोगों को है। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है और इस बार बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस सत्र में राज्य सरकार जो भी बजट पेश करेगी उससे धामी सरकार की दूरदर्शिता और विकास की योजनाओं का खाका नजर आएगा। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह बजट उत्तराखंड में मील का पत्थर साबित होगा और बजट से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। और खास बात यह है कि इस बार के बजट में जनता के सुझाव को भी शामिल किया गया है। बनेगा सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के लिए जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा। उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित। ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन के नजदीक रिस्पना पुल के पास में बैरिगेटिंग की वजह से उत्पन्न यातायात की समस्या की ओर विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया है। विधानसभा सत्र के दौरान 10 पुल के निकट 5 स्थानों में बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से विधानसभा के आसपास हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला रिंग रोड पर भयंकर जाम लगा हुआ है, जिससे कि स्कूल, अस्पताल, दफ्तर जाने वाले, बल्कि आईएसबीटी और 4 धाम की यात्रा जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा की सुरक्षा हम भी चाहते हो, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जिससे आम जन को परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं 4 धाम यात्रा भी चल रही है, 4-5 हमारे हॉस्पिटल हैं आसपास के क्षेत्र में। मेरा पूरा रायपुर क्षेत्र इससे प्रभावित रहता है। तो मेरा माननीय अध्यक्षा महोदया से अनुरोध है कि आने वाले समय में जब भी सत्र हो ऐसी व्यवस्था हो कि आम जनमानस को और सभी जो भी यहाँ से यात्री वगैरह गुजरते हैं उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो, उसकी व्यवस्था करें। चमोली नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। 1000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। 1083 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा पासवान विजय हो चुकी हैं।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पुलिस उप महानिरीक्षक और एसएसपी ने देहरादून की जनता से अपील की है कि जनता अब वर्तमान में परिदृश्य में शांति और धार्मिक सौहार्द बनाए रखे, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे और सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने वाले के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम या फिर अपने नजदीकी थाने को सूचित करें। एसएसपी ने कहा कि अफवाहों के माध्यम से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ देहरादून पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक जो भी नियम होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई करें। मैं देहरादून पुलिस की तरफ से सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि आपसी शांति और सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस उसको अटेंड कर सके और जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई कर सके। आप निश्चिंत रहें कि आप यहाँ पर सेफ हैं और अफवाह जो फैला रहे हैं उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे उन पर निरोधात्मक कार्रवाई करी जाए या उन पर NSA लगाया जाए। तो आप निश्चित रहे कि आपकी सूचनाओं का हम आदान प्रदान भी करेंगे और आपकी सूचनाओं को अटेंड भी करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी ये अपील की जाती है कि आप लोग भी किसी अफवाह में ना आए और ना किसी अफवाह को आप फैलाएं। एक ब्रेक ले, आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आपको बता दें कि नगर पालिका ने यहां पर नगर के आसपास की 25 ग्राम पंचायतों को पालिका में शामिल करने की कवायद की थी, जिसके बाद तमाम पंचायतों के ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उनका कहना है कि वो किसी भी हालत में गांव को नगर पालिका में शामिल नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि शहर के आसपास के गाँव नगर पालिका से मिलेंगे तो उनके हक हकूक में भारी असर पड़ेगा। और वहीं पालिका प्रशासन का कहना है कि पालिका ने 25 ग्राम सभा को मिलाकर तकरीबन 36 किलोमीटर का प्रस्ताव पारित किया है। जल्द ही यह प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। तो नगर पालिका ने प्रस्ताव को तैयार कर लिया है। अल्मोड़ा का यह पूरा मामला है जहां पर 25 पंचायतों को पालिका में मिलाने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्रामीणों ने प्रस्ताव का विरोध किया है क्योंकि ग्रामीण नहीं चाहते कि इन पंचायतों को एक किया जाए। सीमा विस्तार के मामले ने इसीलिए लगातार तूल पकड़ लिया है। नगर पालिका ने इस प्रस्ताव को तैयार किया है और ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि 25 पंचायतों को पालिका में मिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि 25 पंचायतों को पालिका में मिलाया जाए। ये देखिए ग्रामीणों की तस्वीर आप देख सकते हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि पंचायतों को पालिका में मिलाया जाए ऐसा ग्रामीण नहीं चाहते। 25 पंचायतें ऐसी हैं जिनको पालिका में मिलाने की बात अल्मोड़ा में चल रही है। शासन द्वारा समस्त नगर निकायों को पत्र प्रेषित किया गया था कि आप लोग अपने सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन के तहत शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिसके क्रम में बोर्ड का अधिवेशन आहूत किया गया। बोर्ड के अधिवेशन में सीमा विस्तार संबंधी 25 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग 33 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव पास किया गया है। यथाशीघ्र जिलाधिकारी के माध्यम से उसे शासन को प्रेषित किया जाएगा। तो नगर पालिका द्वारा अपने बोर्ड में जो 25 गाँव को जो प्रस्ताव दे रखा है इन्होंने नगर पालिका में मिलाने का, हम 25 ग्राम सभाएँ इसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि नगर पालिका हम पहले जो मिलाना चाहते हैं उसमें भी हमने विरोध करा और अभी भी हम विरोध में लगे हैं। 25 से 25 जनप्रतिनिधि कल हमने अपनी आवाज़ उठाई और डीएम साहब से बहुत जल्दी शीघ्र ही मिलने वाले हैं, ज्ञापन देंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में बीएड और एमएड में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थियों को अब कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUIT परीक्षा देनी होगी और इसी सत्र 2022-23 के लिए ये नियम लागू होगा। CAUT के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून है। यह परीक्षा पास करने के बाद ही छात्रों को बीएड और एमएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश मिलेगा। कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUIT की परीक्षा के लिए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों कैंपस और सभी कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गढ़वाल विवि के CUIT के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनिल नौटियाल ने बताया है कि इस साल बीएड और एमएड में CUIT के आधार पर ही एडमिशन होंगे। अभी तक बीएड में एडमिशन के लिए CUIT के तहत 20,000 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरे हैं और एमएड के लिए 1,200 छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। इसी के तहत यूजी के लिए अब तक
2.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। वहीं पीजी के लिए 66,000 छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। प्रोफेसर नौटियाल ने बताया है कि यूजी और पीजी के लिए छात्रों को गढ़वाल वीवी के तीनों परिसर में प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जबकि एमएड और बीएड के लिए गढ़वाल वीवी से संबद्ध सभी कॉलेज को यह परीक्षा देनी होगी। पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा और उसकी लास्ट डेट 18 जून रखी गई है। 19 मई को ये लॉन्च हुआ था और 1 महीने का पूरा समय बच्चों को दिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो पीजी के सब्जेक्ट हैं वो तीनों कैंपस में होंगे, लेकिन बीएड और एमएड ये सभी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई संस्थान, जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, सब में CUET के माध्यम से ही एग्जाम होगा। ऋषिकेश नगर निगम की तरफ से अपनी आय बढ़ाने के लिए ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर पार्किंग बनाई गई है, जिसमें गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग शुल्क लिया जाता है, जिसका संचालन नगर निगम की तरफ से ही किया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा के कोई भी इंतजाम पार्किंग में नहीं किए गए हैं, जिसके चलते अक्सर गाड़ियां गंगा नदी में बहा दी जाती हैं, जिनको बचाने के लिए जल पुलिस और स्थानीय पुलिस को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और आपको बता दें कि देर रात ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पार्किंग में खड़ी एक कार अचानक गंगा नदी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि कार के भीतर कोई नहीं था। सूचना मिलने पर जल पुलिस के जवानों ने गंगा में कूदकर करीब 800 मीटर दूर कार को रस्सों की सहायता से किनारे लगा दिया। इस दौरान आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और बताया जा रहा है कि कार में हैंड ब्रेक नहीं लगाया था। अचानक धक्का लगने से कार गंगा नदी में बह गई और स्थानीय पुलिस और जल पुलिस की सहायता से कार का तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया। अगर देर हो जाती तो कार पानी के तेज बहाव में निकल जाती। जबकि इस तरह के हादसे कई बार हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस बारे में जब नगर निगम के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो किसी ने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया। ये हम लोग त्रिवेणी घाट पे गश्त कर रहे थे और इसी दौरान सूचना मिली कि एक गाड़ी गंगा नदी में बह गई। हम लोग तुरंत ही चौकी का पुलिस फोर्स लेके, आपदा राहत दल लेके और जल पुलिस लेके तुरंत ही पार्किंग स्थल पर गए। पार्किंग स्थल पर देखा कि गाड़ी गंगा नदी में बहते हुए दिखाई दे रही थी। हम लोग तुरंत ही पैदल आस्था पथ पे गए और आस्था पथ पे बस्तर सीढ़ी के पास गंगा नदी में कूद के गाड़ी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। करीब कितने मीटर बही होगी? गाड़ी लगभग 800 मीटर बह गई थी। पौड़ी जिले के दूरस्थ पोखरा ब्लॉक में जल्द ही लोक निर्माण विभाग का निर्माण खंड अपनी एक शाखा इस ब्लॉक में खोलने जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में निर्माण खंड की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों को गति मिल सके। और वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता धन सिंह कोठियाल ने बताया कि उन्होंने निर्माण खंड की शाखा पोखड़ा में खोलने के लिए शासन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए अनुमानित बजट भी तैयार किया गया है, जिससे कि शासन को भेजा जाएगा। कोठियाल ने बताया कि निर्माण खंड की शाखा को खोलने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे शासन को भेजा जाएगा, जिस पर जल्द बजट की स्वीकृति हुई और निर्माण खंड की शाखा पोखड़ा में खोल दी जाएगी। अधिशासी अभियंता ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज के पास भी ये प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसे बजट मिलते ही निर्माण खंड की शाखा खोलने का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। नहीं, मंत्री जी ने जैसे लिखित में भी दिया है हमारे HOD साहब को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, कि पोखरा में कैंप कार्यालय खोला जाए निर्माण खंड पौड़ी का। तो उसमें जो है सहायक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है, क्योंकि कैंप कार्यालय खोलने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रहने का, वहां पर बैठने का, कुछ अभिलेख को रखने के, सुरक्षित रखने के लिए भवन वगैरह का। तो उसमें जैसे ही मेरे पास प्रस्ताव अभी 5-6 दिन के अंदर आ जाते हैं तो हमें उचित कार्रवाई के लिए आगे शासन को भेजेंगे, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी जो उसमें धनावंटन करके कैंप कार्यालय खोलने में हमारी मदद करेंगे। हल्द्वानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी है। दरअसल नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट नैनीताल को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार अभियान चला रहे हैं और इसी के चलते ये सफलता हाथ लगी है।
प्रभावी चेकिंग के दौरान मुक्त विश्वविद्यालय के पास हुए टीपी नगर से 2 आरोपियों को 149 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया है। बाइक में जो है पुलिस द्वारा उनकी तलाशी ली गई चेकिंग के दौरान, उसमें जो है आपका ये मिलक रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें इनके पास से 149 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये वर्तमान में मुखाली थाना क्षेत्र में रहते हैं। इसमें जो दोनों युवक हैं ये मिलक से ही आपका स्मैक लेकर के आ रहे थे। या 2500 से 3000 रुपये प्रति ग्राम ये लोग इसको बेचते थे। इनका जो लोकल कनेक्शन है और जो मिलक से इनके कनेक्शन है उनको पुलिस गहनता से जांच कर रही है और इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें टीम को मेरे द्वारा 5000 रुपये की इनाम की घोषणा की। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र लगातार जारी है। सत्र के दौरान चल रहा सवालों और जवाबों का सिलसिला। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का सवाल है, पर्यटन को गति देने के लिए किन योजनाओं पर काम चल रहा है। 2017 से लेकर अब तक कितने नए पर्यटन स्थल विकसित किए गए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जवाब दिया है, राज्य में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है सरकार और लगातार काम किया जा रहा है। तो पर्यटन को लेकर सवाल किए गए हैं और मंत्री सतपाल महाराज ने उसका जवाब भी दिया है कि राज्य में विस्तृत योजनाओं को सरकार लगातार चला रही है और पर्यटन के दृष्टिगत लगातार काम भी किया जा रहा है। बजट सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है। सवाल और जवाबों का सिलसिला लगातार चल रहा है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का पर्यटन को लेकर सवाल है कि पर्यटन की गति के लिए क्या क्या कर रहे हो आप, योजनाओं पर काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। 2017 से लेकर अब तक कितने नए पर्यटन स्थल बनाए गए और कितनों को सुधारा गया है। उसके जवाब में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य में सरकार लगातार योजनाओं को चला रही है, विस्तृत कार्य योजनाओं के जरिए किए जा रहे हैं और पर्यटन को जितना बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है वो सरकार लगातार कर रही है, क्योंकि सरकार की हर संभव कोशिश है कि पर्यटन को उत्तराखंड में बढ़ाया जाए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।